हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि बॉस क्विंची को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं कि उसने आखिरकार 11th फ्लोर पे सरवाइव करना सीख ही लिया और साथ ही उसे डिनर पर इनवाइट करती हैं, पर क्विंची मना कर देती है क्योंकि उसे एक वेडिंग में जाना होता है जो कि उसकी खुद की होती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि क्विंची मिमी के साथ मिलके शादी की सेरेमनीज को डिसाइड करती है। फिर इसके बाद डायरेक्ट हमें वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्विंची अपने डैड के साथ होती है और वो वेडिंग ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही होती है। इनफैक्ट यांग भी अपनी नजरें उस पे से नहीं हटा पा रहा था, पर थोड़ी दूर आने के बाद क्विंची वहीं पे रुक जाती है क्योंकि उसे काफी घबराहट हो रही होती है और सोचने लगती है कि कैसे उसने एक झूठ से इस शादी की शुरुआत की थी और आज सब कुछ रियल हो रहा है। फिर सब लोग उसे आगे जाने के लिए कहते हैं, पर क्विंची आगे बढ़ ही नहीं रही होती है। तो यांग उसकी नर्वसनेस नोटिस कर लेता है और उसके पास आता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और डैड से कहता है कि आगे वो खुद क्विंची को लेके जाएगा। इसके बाद वो उसके सामने आके उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और उसे डीप ब्रेथ लेने के लिए कहता है और उसे स्टेज की ओर ले जाते समय उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर फाइनली वो स्टेज पे पहुंचते हैं और सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर सेरेमनी पूरी होने के बाद वो उसकी तरफ किस करने के लिए आता है और उससे कहता है कि ये तो काउंट नहीं किया जाएगा ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन में। ये सुनने के बाद क्विंची खुद ही उसे किस कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्विंची काफी ड्रंक्ड होती है और यांग उसे जबरदस्ती घर के अंदर लेके आता है, पर वो अभी भी जिद कर रही होती है कि उसे और ड्रिंक करनी है। जिसके बाद यांग उसे बैठ के समझाता है और क्विंची उससे कहती है कि वो बहुत ज्यादा खुश है आज और उसे अपने वेडिंग डे पे रोना भी नहीं आया। और इसके बाद वो उसके साथ बैठ के सारे पैसे काउंट करती है जो कि उन्हें वेडिंग में मिले थे, जिसपे यांग कहता है कि जितने हमारे एक्सपेंसेस नहीं थे उससे ज्यादा तो हमें पैसे मिल गए और इस वेडिंग में हमें प्रॉफिट ही हुआ है। पर क्विंची यहाँ पे यांग को पैसे गिनते हुए देख रही होती है और उससे कहती है कि तुम तो पैसे गिनते हुए बहुत हैंडसम लगते हो, जिसपे यांग कुछ भी नहीं कहता, उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर इसके बाद क्विंची यांग को वो चीजें भी दिखाती हैं जो कि उसके मॉम ने उसे दी थी और इसके बाद उसे यहाँ पे एक लेटर मिलता है जिसे वो रीड करती है और वो काफी इमोशनल लेटर होता है जिसमें उसकी मॉम लिखी होती है कि वो क्विंची को पाके जिंदगी में अपनी काफी खुश है और उन्होंने छोटी छोटी पार्ट टाइम जॉब करके क्विंची की शादी के लिए उन्होंने ये सारा सामान जोड़ा था और मुझे पता है कि तुम्हारे डैड और मेरी शादी की वजह से तुम्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा है, पर मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। ये सब पढ़ने के बाद क्विंची बुरी तरीके से रोने लगती है। तभी यांग वहाँ पे आता है और उसे इस हालत में देखता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में एक ही बेड पे सोए हुए होते हैं। फिर तभी यांग उसे फोरहेड पे किस करता है और फिर उसे एहसास होता है कि ये सपना नहीं है, उसके बाजू से सचमुच में कोई सो रहा है और एक दूसरे को देख के वो घबरा कर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके बाद यांग रूम से बाहर आता है और क्विंची भी इस सबसे काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि यांग ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा होता है और क्विंची से कहता है कि कल रात को जो भी कुछ हुआ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो क्विंची कहती है कि कल रात को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यांग कहता है कि जो भी कुछ था वो मेरे लिए मायने रखता है और मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ और उसे यहाँ पे साफ तौर पे बता देता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो क्विंची इस बात को लाइटर लेके कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो यांग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि नहीं, इस तरीके से नहीं, मैं तुम्हें ऐसे पसंद करता हूँ जैसे कि एक मैन वुमेन को करता है और क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। जो कि क्विंची सुन के एकदम शॉक्ड हो जाती है और इससे कहती है कि क्या तुम इसको लेके श्योर हो, कहीं तुम हैंगओवर की वजह से तो नहीं कह रहे हो। तो यांग सडनली उसे किस कर लेता है और उससे कहता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ अपनी फीलिंग्स को लेके और ये तुम भी सेंस कर सकती हो। तो क्विंची कहती है कि नहीं, अभी भी मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। तो यांग उसे उठा के किचन काउंटर पे बिठाता है और उसे पैशनेटली किस करता है। इसके बाद क्विंची भी उसे किस करती है और उससे बीच में कंफर्म करती है कि हम दोनों की मैरिज फेक ही है ना। इसके बाद यांग कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों यहाँ पे बिजी होते हैं, पर इतने में ही वहाँ पे उनका कॉल इंटरप्ट करता है, जिसपे क्विंची पहले तो इग्नोर कर देती है, पर दोनों का ये फोन बजता है तो वो दोनों फिर अपना अपना फोन लेके बात करते हैं। फिर सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों को ही अपने घर से उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया था और यहाँ पे यांग की मॉम यांग से बातों ही बातों में उसे हनीमून पे जाने के लिए कहती है, जिसपे यांग कहता है कि क्विंची काफी ज्यादा बिजी है तो अभी हम कहीं नहीं जा सकते। फिर उसकी मॉम उसे बच्चों के लिए प्रेशराइज करने लगती है कि उन्हें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि क्विंची की एज भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे यांग को क्विंची की बात याद आती है कि उसने कहा था कि अगर मॉम बच्चों के लिए प्रेशराइज करें तो कह देना कि पहले हम लोग अपनी हेल्थ सही कर लें, उसके बाद हम लोग बच्चों के लिए ट्राई करेंगे। और यही बात वो अपनी मॉम को कहता है और मॉम भी खुशी खुशी इस बात पे राजी हो जाती है। और वहाँ से निकलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि क्विंची उससे कहती है कि हम ऐसे ही करते हुए 1 साल निकाल लेंगे और फिर बाद में हम अपने पेरेंट्स से कहेंगे कि हम लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिससे हम उन लोगों के सामने बेचारे बन जाएंगे और वो उल्टा हमें ही कंसोल करेंगे। ये सब सोच के वो लोग काफी खुश हो रहे थे कि उनका प्लान वर्क कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्विंची की मॉम को दिखाया जाता है जहाँ पे क्विंची उनसे गले लगी होती है। यहाँ पे वो अपनी मॉम को कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही होती है और उनसे चिपकी हुई होती है क्योंकि उसने वो लेटर जो पढ़ा था, जिसकी बाद उसकी मॉम उसे बताती है कि वो उसके डैड से डिवोर्स लेना चाहती है क्योंकि एक्चुअली में वो डैड से बहुत टाइम से कह रही थी कि वो ये घर को सेल कर दे और उनके साथ कहीं और रहे, क्योंकि जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में वेन्यू की मॉम भी
वहाँ पे रहती थी। जिसके बाद क्विंची ये बात करने के लिए डैड के पास जाती और डैड उसे बताते हैं कि वो ये घर सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये घर उनका है ही नहीं, ये वेन्यू की मॉम का ही, और तुम्हारी मॉम मुझे जबरदस्ती डिवोर्स की धमकी देती रहती है। जिसके बाद क्विंची वेन्यू की मॉम से मिलने के लिए जाती है और वो उन्हें बताती है कि जब उसके डैड ने उनसे डिवोर्स लिया था तो उनके पास कोई भी घर नहीं था और वेन्यू की मॉम ने उन्हें हेल्प करने के लिए अपना घर उन्हें दे दिया था, और साथ ही जब भी उन्हें बिजनेस में लॉस होता था तो वो ही पेमेंट देती थी, जिस वजह से क्विंची के डैड पे वेन्यू की मॉम का काफी ज्यादा कर्जा था और इसलिए वो इस घर को छोड़ के नहीं जा सकते थे। लौटकर क्विंची अपने डैड को समझाती है कि उन्हें ये सारी बातें मॉम को बता देनी चाहिए क्योंकि उन्हें कितना बुरा फील होगा कि उनकी एक्स वाइफ को सब कुछ पता है बल्कि वो इन सब चीजों से अनजान है। जिसके बाद क्विंची के डैड मॉम को सारी बातें बता देते हैं, पर वो यहाँ पे गुस्सा नहीं होती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सब कुछ उन्होंने इस फैमिली के लिए ही किया है। फिर क्विंची की मॉम क्विंची को पासबुक देती है और उनसे कहती है कि इसमें मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करे, जिसपे क्विंची कहती है कि अरे मॉम आपने तो काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और बाकी पैसे मैं अरेंज करके उन्हें वापस लौटा दूंगी। और इस सब के बाद फाइनली उन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर इसके बाद क्विंची बाहर जाके यांग को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है कि आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर तभी अचानक से दोबारा से उनके मॉम डैड लड़ने लगते हैं और ये बातें यांग भी सुन लेता है और क्विंची जल्दी से फोन कट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फीफी जुनहुई को एक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ले जाती है और उससे कहती है कि हम इसी पैलेस में रहेंगे शादी के बाद, जिसपे जुनहुई को जगह तो बहुत अच्छी लगती है पर वो उससे कहता है कि हमारे बजट के बाहर है, जिसपे वो थोड़ी बहुत बात करके फीफी को मना लेता है कि वो लोग पहले छोटे घर से शुरुआत करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्विंची यांग को बता रही होती है कि उसकी मॉम डैड कैसे छोटी छोटी बात पे लड़ने लगते हैं और उसकी मॉम डैड को डिवोर्स देना चाहती है, इसलिए मैंने मॉम को कुछ दिन अपने घर पे रहने के लिए कह दिया है। तो यांग यहाँ पे उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे भी जॉब कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं भी घर लेना चाहता हूँ और घर लेने के लिए लोन मुझे तभी मिलेगा जब मेरे पास जॉब होगी और घर लेने के बाद हम लोग उस घर में रह सकते हैं और तुम्हारी मॉम तुम्हारे घर में रह लेंगी। ये सब सुनने के बाद क्विंची काफी ज्यादा खुश होती है और वो मन में सोचती है कि सब लोग अगर ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करने लगे तो क्या ही बात है। वहीं दूसरी ओर में दिखाया जाता है कि फीफी जुनहुई को बताती है कि तुम्हारे फर्म में एक क्लाइंट आने वाले हैं जिनका नाम है मिस्टर डिंग और वो काफी पैसे वाले हैं और अगर तुमने उनका केस ले लिया तो फिर तो चांदी ही चांदी है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर डिंग क्विंची से मिलने के लिए उस फर्म में पहुंच, जहाँ पे क्विंची उनसे कहती है कि आप यहाँ पे दोबारा से डिवोर्स लेने के लिए आए हैं, जिसमें मिस्टर डिंग उससे कहते हैं कि अगर तुमने पहले ही मुझे शादी के लिए हाँ कर दिया होता तो मुझे इतनी बार डिवोर्स नहीं लेना पड़ता। जिसपे जुनहुई कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया तो मैं केस के बारे में बात कर लूं, तो क्विंची हाँ कह देती है। फिर मिस्टर डिंग यहाँ पे फाइनली बताते हैं कि इस बार मैं अपनी बेटी को लेके बहुत परेशान, जिसका नाम फैंग होता है और वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदी होती है, पर टेंशन की बात ये है कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो उससे शादी करने वाली है और मुझे लगता है कि कहीं वो लड़का इसके पैसों के पीछे ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक प्रीनप्शियल एग्रीमेंट तैयार करो। तो क्विंची कहती है कि जिस फैंग को मैं जानती थी वो तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी पहले। तो मिस्टर डिंग कहते हैं कि हाँ पर अब वो बहुत बदल गई है। फिर आगे हमें फीफी को दिखाया जाता है जो कि जुनहुई को डांट रही होती है कि आखिर उसने क्विंची को इस केस में शामिल क्यों किया। तो जुनहुई उसे बताता है कि मिस्टर डिंग ही थे जो क्विंची को इस केस में चाहते थे क्योंकि उनके 4 डिवोर्स में से 3 डिवोर्स क्विंची नहीं करवाए थे और उन दोनों की बहुत अच्छी बनती है और वो पहले से एक दूसरे को जानते। जिसमें फीफी कहती है ऐसे तो मैं भी फैंग को पहले से जानती हूँ, तो क्या मैं भी इस केस में तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हो सकती हूँ। तो जुनहुई हाँ कह देता है। आगे दिखाया जाता है कि फीफी, क्विंची और जुनहुई तीनों ही मीटिंग रूम में होते हैं, जिसपे क्विंची कहती है कि एक एग्रीमेंट बनाने के लिए 3-3 काउंसलर काम करेंगे, इसकी इजाजत लेडी बॉस ने कैसे दे दी। तो फीफी बड़े प्यार से उससे कहती है कि हाँ मुझे भी लगता है कि 3 काउंसलर काफी ज्यादा है, पर जुनहुई ने कहा कि तुम्हारे पास काम नहीं हो, तुम्हें केस की बहुत जरूरत है और क्योंकि ये केस मेरे डैड के कॉन्टेक्ट से आया है तो बॉस कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सुनने के बाद क्विंची कहती है कि ठीक है और काम बांटने लगती है, जिसपे फीफी उसे इंटरप्ट करते हुए कहती है कि जुनहुई इस केस का चीफ काउंसिल है तो उसे ही ये काम करने दो। और ये कैट फाइट देख के जुनहुई काफी एम्बैरेस फील कर रहा होता है। एक्चुअली में फीफी उससे इतना चिड़ी हुई इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि क्विंची ने जुनहुई के साथ रिलेशन में रहते हुए इसे चीट किया और वो इस सब का बदला अपने पापा की पोजीशन को यूज करके ले रही है, क्विंची से कैबिन छीन लेना वगैरह वगैरह। फिर आगे दिखाया जाता है कि क्विंची फैंग को कॉल करती है और उसे डांटती है कि उससे वो शादी कर रही है और उसने अभी तक उसे बताया नहीं, जिसके बाद फैंग उसे सॉरी कहती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी ओर में यांग को दिखाया जाता है जो कि जॉब के लिए अपना इंटरव्यू दे रहा होता है, जहाँ पे सब कुछ तो ठीक रहता है पर जब सर उससे पूछते हैं कि कुछ रीजन से उसने अपनी लास्ट जॉब छोड़ी भी थी तो तुमने पिछले 4 साल में कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। तो यांग यहाँ पे डायरेक्टली कह देता है कि मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यांग ये सारी बातें जाके अपने फ्रेंड को बताता है तो वो उसे डांटने लगता है और कहता है कि आखिर तुम किसी इंटरव्यू में ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कम्युनिकेशन करना किसी से अच्छा नहीं लगता। तो यांग कहता है पर ये तो सच्चाई है ना, जिसपे वो कहते हैं कि तुम कुछ भी कह सकते थे कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था या कुछ भी। तो यांग कहता है मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है और अपने फ्रेंड से पूछता है कि अब वो क्या करे, जिसपे वो चिल्ला के कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। ये सुनने के बाद यांग वहाँ से जाने लगता है तो उसका फ्रेंड रोकता है और उसे कहता है क्या सच में तुम चले जाओगे। तो यांग यहाँ पे इमोशनल ड्रामा करने लगता
रखता है और उससे कहता है कि अब तुमने मेरी इतनी हेल्प और अब तुम्हारे पास भी कोई सजेशन नहीं है तो अब तुम क्या ही कर सकते हो। जिस पे उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि कंपनी में एक पोस्ट खाली है पर वो बहुत ही नीचे लेवल की है। और यांग ये सुनते ही वो जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख के उसका फ्रेंड काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि ये बंदा जो कि काम नहीं करना चाहता था वो अचानक से इतना ज्यादा काम के लिए पैशनेट कैसे हो गया कि वो 10,000 यॉन के लिए भी काम करने तैयार है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।